आप सबके छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत ज्यादा रंग लेके आएंगे अगर आप सिर्फ एक शब्द का मंत्र 2026 में अपनाएं, और वो शब्द है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहें और जिस भी YouTube चैनल या कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े हैं उसके साथ एक डेली इनिशिएटिव में जरूर बने रहें, जुड़े रहें। प्रीमिक्स एक ऐसा इनिशिएटिव है स्लीपी क्लासेस का, जहां पे आपके साथ हर एक फैकल्टी हमारी टीम की रोज 5 सवाल लेके आती है, और आज IR के 5 सवाल आपके सामने आने वाले हैं। आपका क्या सही स्कोर रहा है कमेंट में जरूर बताना, नेगेटिव मार्किंग समेत। मेरा नाम है कुबेर सिंह, आपका अपना प्रिय अध्यापक, टीचर फॉर IR, सिक्योरिटी एंड फॉर essay राइटिंग। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, ओपिक से संबंधित मैंने सवाल पूछा है क्योंकि बहुत कुछ हुआ है वेनेजुएला में, तो ओपिक से पूछना तो एक सवाल बनता है। ओपिक से चलते ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको पॉज करना है, पॉज करके रीड करना है और सही आंसर निकालना भी है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि ओपेक के फैसले लीगली बाइंडिंग वाली जो बात है वो सही नहीं है तो वहां पे बात गलत हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 और 3। ओपेक प्लस में नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया की बात करें वो ओपेक प्लस में आता है। ओपेक में तो वैसे शुरुआत में 5 ही देश थे, वेनेजुएला था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया था, ईरान था। तो ये जो देश थे ये शुरुआत में ओपेक देश में ये 5 देशों का संगठन बना था। आहिस्ता आहिस्ता ओपेक में और मेंबर्स जुड़ते रहे। मुझे आपने वैसे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि रीसेंट टाइम में अभी हाल फिलहाल में कौन सा वो देश है जो कि ओपेक से निकला है और वो कौन सा देश है जो कि ओपेक प्लस में जुड़ा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ओपेक का रेफरेंस बास्केट प्राइस इज वेटेड एवरेज ऑफ क्रूड ऑयल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ओपेक मेंबर्स, ये स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। ओपेक का रेफरेंस बास्केट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एज अ वेटेड एवरेज ऑफ द सिलेक्टेड क्रूड स्ट्रीम्स फ्रॉम ओपेक मेंबर कंट्रीज, और स्टेटमेंट 4 आपका इनकरेक्ट है। रिडक्शन इन ओपेक प्रोडक्शन कोटास नेसेसरली लीड्स टू अ राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑयल प्राइसेस डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, प्राइमरीली ग्लोबल सप्लाई डिमांड की बात आती है, एंड देयरफॉर नॉट नेसेसरली कि अगर ओपेक देशों ने तय किया है कि वो ऑयल प्रोडक्शन में कट करेंगे तो डजंट मीन कि ऑटोमेटिकली उसका कारण होगा कि उसका इंपैक्ट होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होता। बट यस, एक कारण जरूर है, अगर प्रोडक्शन कट होगा माने कि सप्लाई कम होगी और वो डिमांड के प्रोपोर्शनेट में नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ते हैं, बट नॉट ऑलवेज। यहां पे एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। Which of the following countries is most appropriately identified with the following characteristics? 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए मैंने, 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, बताना है आपको कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं इसमें से। सही आंसर है कोलंबिया, सही आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया का ट्रेडिशनली, कोलंबिया एक बहुत मेजर एलाय रहा है अमेरिका का। लेट 1970s और अर्ली 80s में रोनाल्ड रेगन ने जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स शुरू किया था, पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ जो रोनाल्ड रेगन ने जो मुहिम चलाई थी और जिमी कार्टर ने भी जो मुहिम चलाई थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका कोलंबिया की सरकार ने निभाया था। पिछले कुछ 25-30 सालों में कोलंबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय रहा है अमेरिका का। कोलंबिया और यूएसए के बीच में FTA 2012 में पास करा गया था, और अमेरिका कोलंबिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 34% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रेड जो है वो कोलंबिया का यूएसए के साथ होता है। Colombia has also comprised $5.4 billion of the $16 billion in US crude oil imports in 2023. Coffee और roses are also major Colombian exports. Alright, लेकिन कोलंबिया को आज हम notoriously इस बात करके भी जानते हैं, पढ़ते हैं, for the illicit drug trafficking happening in Colombia. जो कोकेन का सप्लाई अमेरिका में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो कोलंबिया से ही आ रहा है। और 2/3 टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कोकेन जो है वो कोलंबिया में हो रहा है। तो यहां से कोलंबिया से कोकेन कितनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। कोको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोकेन पाउडर के फॉर्म में होता है। तो पाब्लो एस्कोबार को हराने से, मारने से ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम कोलंबिया में खत्म नहीं हुई है। अमेरिका का बहुत पुराना, अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत पुराना अंदाज रहा है, तरीका रहा है कि उनको हर किसी के आंगन में आके दखल अंदाजी करनी होती है, तख्ता पलट करना होता है। जो उनकी आंखों में कोई भी ऐसा इंसान
नहीं उनको पसंद आता, रिड़क रहा होता है जैसे पंजाबी में कहते हैं, उसको हटाने का काम अमेरिका करता है। एंड एक या दो ड्रग कार्टल्स या स्मगलर्स को मारने से, गिरफ्तार कर देने से, वेनेजुएला में तख्ता पलट करने से ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम अमेरिका में या ग्लोबली खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन IMF से रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, बताइए क्या सही आंसर है। पॉज करें। पहला स्टेटमेंट कहता है, तो इसका सही आंसर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सिर्फ ये जो ऑप्शन ए थर्ड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। जो वोटिंग पावर है of a member country in the IMF is determined solely by its share in global GDP, well ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। IMF का जो वोटिंग पावर है वो एक कोटा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें GDP, ओपननेस, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स, ये चीजें आती हैं। इकलौता GDP नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया तो नंबर 5 पे है, तो इंडिया की वोटिंग पावर तो बहुत ज्यादा होती। इस करके सिर्फ GDP एक आधार नहीं आता है जब आपको वोटिंग पावर ऑफ अ मेंबर कंट्री तय करनी है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि SDR कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय मेंबर कंट्रीज टू मेक पेमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज अक्रॉस बॉर्डर्स। बिल्कुल नहीं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अपने आप में कोई करेंसी नहीं है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स टू एनी प्राइवेट एंटिटीज। वो रिजर्व एसेट्स हैं जिसको एक्सचेंज सरकारें करती हैं, जिसका एक्सचेंज विद इन गवर्नमेंट होता है या बिटवीन गवर्नमेंट्स होता है, सेंट्रल बैंक्स के बीच में होता है। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। IMF का सर्वेलेंस इंक्लूड करता है मॉनिटरिंग एक्सचेंज रेट प्राइसेस एंड ऑल्सो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 कह रहा था कि कंडीशनैलिटीज अटैच्ड टू IMF लेंडिंग आर लीगली बाइंडिंग अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। देखो IMF कंडीशनैलिटीज के बेसिस पे पैसे उधार देता है, वो बात सही है, लेकिन जो कंडीशनैलिटीज हैं दे आर पॉलिसी बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, वो लीगली बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल रूल और इंटरनेशनल लॉ नहीं होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हौसा और फुलानी ट्राइब्स अभी न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे तो उसके बारे में बताऊंगा। और ये कौन से देश में, दे आर नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दे आर नेटिव या आप कह लीजिए कि दे आर प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका सही आंसर है नाइजीरिया। मेरे को माफ करना कि यहां पे माली लिखा था और यहां पे DRC लिखा हुआ था, ये DRC ही यहां पे लिख लेना, बिकॉज वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन मैंने यहां पे ऑप्शन पहले माली लिखा था, बाद में DRC यहां पे मैंने लिख दिया था। तो नाइजीरिया, वैसे तो आपको बताना चाहूंगा कि जो माली कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है, वहां पे भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे ये हौसा और फुलानी ट्राइब्स पाए जाते हैं। लेकिन नाइजीरिया, DRC, सुदान, अल्जीरिया में से मेरे को कहना हो तो नाइजीरिया वुड बी द राइट आंसर। मैं क्यों उसके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज अभी नाइजीरिया पे हाल ही में आपको पता है दिसंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एयर स्ट्राइक्स करे थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन आबादी के जो लोग हैं वो खतरे में हैं। बोको हरम जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बना है, सन 2002 से बना है नाइजीरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया में ये स्थापित है। वो अपेरेंटली किलिंग्स कर रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटीज की, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन अगर नाइजीरिया के लोगों से पूछे, नाइजीरिया के एक्सपर्ट से पूछे, तो बोको हरम सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं बट मुस्लिम आबादी के लोगों को भी मार रहा है। और बताना चाहूंगा कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पे 53% आबादी मुस्लिम्स की है, 45% आबादी क्रिश्चियंस की है, और बाकी जो बचा परसेंटेज वो कुछ जो ट्राइबल रिलीजन्स होते हैं, वो बाकी आबादी के लोग वो ट्राइबल रिलीजन्स फॉलो करते हैं। फुलानी और हौसा ये दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं। ऑलराइट, इनका जो मेन काम होता है, रोजी रोटी का तरीका होता है, दैट इज थ्रू कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हर्डिंग जिसको हम कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नाइजीरिया में सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहे हैं, ये भी आपको बात क्लियर करना चाहता हूं। तो बोको हरम एज अ मिलिटेंट आउटफिट, as a entity which is embracing Islamic fundamental principles, is also hell bent to kill many Muslims as well. तो ये जो हौसा और फुलानी ट्राइब के लोग हैं, ये आपको पता हो कि ये मोस्टली नाइजीरिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा नाइजीरिया के अलावा नाइजर में, छाड में, घाना में, कैमरून में, सुदान में भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड नेटवर्क्स, बट प्रेडोमिनेंटली नाइजीरिया में ही पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रेडोमिनेंटली कहां पाए जाते हैं, नेटिव कहां के, तो आपने नाइजीरिया कहना है। ऑलराइट, ऑलराइट, देन यहां पे आप देख सकते हैं ये नाइजीरिया का मैप है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना नाइजीरिया का, ये वो वाला पार्ट है जहां पे बोको हरम जो है काफी एक्टिव है। मैं अफ्रीका को लेके एक सीरीज बनाऊंगा जहां पे मैं डिटेल में समझाऊंगा
डिफरेंट डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो नाइजीरिया में लेके भी इसकी मैं बात डिस्कस करूंगा। एक यूट्यूब सीरीज हम चलाएंगे जहां पे हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बोको हरम के बारे, बोको हरम का जन्म कैसे होता है, इस्लामिक स्टेट एंड वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के बारे, ये सब बातें हम करेंगे। बट बहरहाल ये करंट अफेयर्स में बात थी, इस करके आपके साथ मैंने शेयर करनी, डिस्कस करनी उचित समझी। लास्ट क्वेश्चन, ईरान चर्चा में है, मेरे को पूछना है आपसे ईरान की लोकेशन से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स। ईरान चर्चा में है वो एक बात है, लेकिन ईरान की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें ईरान की, तो अगेन दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑलराइट, ईरान एक ब्रिज है, एक जरिया है जो कि एशिया, मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप, यानी कि मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया से लेके यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जरिया है वो ईरान है। नाउ क्या वो इकलौता जरिया है, क्या वो ओनली लैंड ब्रिज है? परहैप्स नॉट। तो विच मींस कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत होता है। ईरान प्रोवाइड्स द ओनली लैंड ब्रिज कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू द मेडिटेरेनियन, नो सर, ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात सही है कि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ऑक्यूपाई करता है। ईरान का यहाँ पे मैप देखते हैं, जहां पे एक तरफ आपका साउथ एशिया आ रहा है, ऊपर सेंट्रल एशिया आ रहा है, यहाँ पे आपका वेस्ट एशिया आ रहा है, देन आगे जाके आपका यूरोप आ रहा है। तो डेफिनेटली ज्योग्राफी ऑफ ईरान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ओनली लैंड ब्रिज नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही है। ईरान बॉर्डर करता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को, यह बात सही है, जिसके जरिए 1/5 20% 20 to 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इस इंपॉर्टेंट मैरिटाइम चोक पॉइंट से पास करता है। सो ईरान डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एक्सेस बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द ओपन ओशंस, मेकिंग इट क्रिटिकल फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है। सेकंड गलत है, ईरान इकलौता लैंड ब्रिज नहीं है, तुर्की भी है, एंड देयर आर रूट्स वाया द कॉकेकस रीजन एज वेल। अगर हम अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया वाले रीजन की बात करें, कॉकेकस रीजन की बात करें, वहां से भी कनेक्टिविटी मिलती है सेंट्रल एशिया से यूरोप तक की। स्टेटमेंट 3 सही है, ईरान का कोस्ट लाइन अलाउ करता है उसको टू एक्सरसाइज लेवरेज ओवर बोथ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 भी सही है कि ईरान सिट्स अक्रॉस एज अ स्टेट, एज अ पिवट स्टेट, एज एन इंपॉर्टेंट स्टेट विच इज कटिंग अक्रॉस वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड द कॉकेकस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ईरान का मैप देख सकते हैं, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज मैंने मार्क करा है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी, ये है आपका पर्शियन गल्फ। ऑलराइट, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ईरान में वो कौन सा पोर्ट है जिसपे इंडिया ने कई सालों से इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट पे इंडिया को खतरा भी है। मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी सा सवाल आपसे पूछा है। बाकी प्रीलिम्स के हमारे बेस्ट एवर लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में जुड़े। ये बेस्ट एवर सिर्फ 2026 के लिए नहीं है, बट ये बेस्ट एवर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है, रिकॉर्ड आपके सामने है। इस कोर्स में जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, एक बार शिद्दत से मेहनत करें, आने वाले 4-5 महीने शिद्दत से मेहनत करें, मौका दीजिए स्लीपी क्लासेस की टीम को। हमारा कंटेंट शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए आप देखते ही रहते हैं, एक मौका दीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि प्रीलिम्स में जरूर आप अच्छे नंबर लेके आएंगे और हमारा जो सफर रहेगा आपके साथ वो अंतिम तक यानी कि मेंस तक रहेगा। सो शुरुआत प्रीलिम्स क्रैक करने से करते हैं, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को प्लीज ज्वाइन करें। इसका प्राइस 13,199 है और साथ में आपको अन्य डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। अभी 25% ऑफ चल रहा है हमारे सारे यूपीएससी 2026 कोर्सेज के लिए, चाहे वो हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स हैं, मेंस का तो अब तो नहीं होगा, लेकिन एसए की बात करें, ऑप्शनल की बात करें, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेज पे हैं, कौन सी प्रिपरेशन मोड में हैं, तो आप अकॉर्डिंगली वो कोर्सेज अवेल करके ऑफ ले सकते हैं। चलिए, मेरे को आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।